एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शुभारंभ किया था, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बेसिक चार्ज के बारे में बात की थी, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम चार्ज के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, चार्ज क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देखा था। अब आगे हम बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ की। तो आज का जो पहला आर्टिकल रहेगा वो रहेगा कूलम्ब्स लॉ। तो हेडिंग डालें हम लोग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, एक कूलम्ब्स लॉ जैसे कि अपन ने कल प्रॉपर्टी के अंतर्गत देखा था कि अगर कोई दो चार्ज सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बस अपन ने इतना सा जाना था कल। बट एक कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से हम ये भी पता करेंगे कि दो चार्ज अगर हैं और उसमें जो रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कितनी न्यूटन लग रहा है, मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ की हेल्प लेंगे। तो जो कूलम्ब्स नामक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में जो लॉ दिया था उसको हम कूलम्ब्स लॉ बोल रहे हैं। अब इसमें एक कंडीशन है कि कूलम्ब्स लॉ जो लगेगा के लिए रहेगा। तो अपने को ये थोड़ा सा पहले से मालूम हो तो और अच्छा रहेगा पॉइंट चार्ज कि क्या है ये पॉइंट चार्ज, क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो पॉइंट चार्ज अपन इसमें यही बोलेंगे कि पॉइंट चार्ज है तो हम जो भी कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो पॉइंट चार्ज को अपन जनरली ये बोल सकते हैं कि अगर कोई चार्ज बिल्कुल छोटा सा है, डिस्टेंस के कंपेरेटिवली छोटा सा चार्ज है, तो अपन उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे, या सिंपली मोटे तौर पर जो पॉइंट के जैसा दिखाई देता हो उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे। बट इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी पॉइंट चार्ज की, वो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे तब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। कि पॉइंट चार्ज हो भी सकता है, कोई भी बॉडी है उसको पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, वो डिपेंड करेगा कि हम उसको कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो फिलहाल जो पॉइंट के जैसा दिखता हो उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो ये दो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं हम लोग, एक Q1 एंड एक पॉइंट चार्ज लिया है Q2। ये दो पॉइंट चार्ज हैं जो कि r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। सपोज करें इनके बीच की डिस्टेंस है r, हम कंसीडर कर लेते हैं कि दो पॉइंट चार्ज इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। अब इनमें जो फोर्स लगेगा, जब भी हम कोई लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कोई डेरिवेशन पढ़ेंगे, कोई कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो हम पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मानकर ही उसकी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये अंडरस्टूड है। और अगर अपोजिट नेचर के हो गए या कुछ और हो गया तो अपन देख लेंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ एक ऐसा कि ऐसा रहेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज लिए हमने, अब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, वो रहेगा F2 पर लग रहा है चूंकि, तो इसको हम F2 किसकी वजह से लग रहा है, 1 की वजह से, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं F21। सिमिलरली इस पर जो फोर्स लगेगा उसको लिख रहे हैं हम लोग, Q1 पर लग रहा है तो 1 पर लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं F21, और इसके बीच की डिस्टेंस हो गई है R। अब इसमें एक और बात है कि जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में, वो ऑलवेज जो दोनों चार्ज हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग ही उसकी डायरेक्शन रहेगी। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे वो क्या थे, वो अपन एक बार देख लेते हैं कि कूलम्ब्स ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता किया कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है या ये फोर्स लग रहा है, इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये अपन बाद में प्रूव करेंगे इसको। तो ये जो फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में, इसको हम F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, या फिर F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो फोर्स लगता है ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली इक्वल टू होता है, कि ये जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में ये डायरेक्टली इक्वल टू रहेगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज। मतलब हम कह सकते हैं कि Q1 Q2 के प्रोडक्ट के बराबर ये डायरेक्ट इक्वल टू रहेगा। और नेक्स्ट किस बात पर डिपेंड करेगा, ये जो डिस्टेंस है, जैसे हम डिस्टेंस को चेंज करें तो फोर्स में वेरिएशन आएगा। उस बेसिस पर एक रिजल्ट निकाला गया कि जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर की इन्वर्सली इक्वल टू रहता है। फोर्स की वैल्यू जो चेंज होती है कैसे डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, वो इस प्रकार से डिपेंड करेगी। तो एक रिजल्ट तो ये है कि दोनों के प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड की डायरेक्टली इक्वल टू रहेगा, और एक डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली इक्वल टू रहेगा। इन दो बातों पर एक फोर्स डिपेंड करेगा। अब हमें मालूम है जैसे कि कोई भी फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं तो उसके जो रिजल्ट हैं उनको
कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो f है, F21 कहो या F1 कहो, मैं अब दोनों के लिए कॉमन वर्ड ले रहा हूँ f। तो ये f है जो डायरेक्ट इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों को कंबाइन कर दिए इक्वेशंस को, और इसको हम रिजल्ट इसको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो ये कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पर हम ये जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें ऐसा हम देखते हैं, 11th क्लास में भी बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव किए हम लोगों ने कि कोई कांस्टेंट लग जाएगा। उस कांस्टेंट को मैं यहाँ पर k से डिनोट कर रहा हूँ, k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फाइनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो अब बच्चों इतना नोट करने के बाद एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखा दे रहा हूं कि कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट नोट करें हम लोग। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जैसा कि हमें मालूम है जितने भी लॉ होते हैं उसकी शुरुआत ऐसी ही होती है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, इस बात को हम अंडरलाइन करेंगे, बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज along the line joining both charge। तो स्टूडेंट ये था स्टेटमेंट। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी नोट कर लेंगे, बाकी सब कुछ ऐसा कि ऐसा हिंदी मीडियम में भी लिखना होगा अपने को। स्टेटमेंट को थोड़ा हिंदी में नोट करें हम लोग। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इस बल की दिशा सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि इन रिजल्ट से एक फाइनल फॉर्मूला आ गया है, 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका F बराबर k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर हम कह सकते हैं कि वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज नोन एज, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं हम लोग, कूलम्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट कि ये जो k की वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये अपन डायरेक्ट वे में नहीं बता सकते कि कितनी होती है, क्योंकि बिकॉज की इसकी जो वैल्यू है वो दोनों चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है इस बात पर डिपेंड करता है k की वैल्यू। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वेयर k इज कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन बोथ चार्ज, कि दोनों आवेशों के बीच में कौन सा मीडियम है इस बात पर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। बट हम सबसे सिंपल केस ले रहे हैं कि कोई मीडियम नहीं है, दोनों चार्ज के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, मीन्स वैक्यूम है, निर्वात है, तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे, तो फोर वैक्यूम ये जो k की वैल्यू है वो ली जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम की लिए जो k की वैल्यू रहेगी वो इतनी रहेगी। तो हम यहाँ से वैक्यूम में फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि कितना रहेगा, तो F V मीन्स नोटेशन लगा दिए वैक्यूम के लिए, तो ये आ जाएगा फाइनल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम और आगे कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उनको हम इक्वेशंस की फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। तो ए वैक्यूम में फॉर्मूला आ गया, वेयर एक अनदर कांस्टेंट आ गया यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, तो एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे स्टूडेंट हम, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम। तो ए आपने देखा निर्वात के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला ये रहेगा, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की वैद्युतशीलता रहेगी। अब ये जो है निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है, कैलकुलेटेड है
तो इसके लिए अपन बात कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी यूनिट वगैरह की सारी बात करने वाले हैं हम लोग। तो अब बात करेंगे हम लोग इधर, इसको रब कर दूं स्टूडेंट, उतार लिया है तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम बात कर रहे थे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है स्टूडेंट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, ऐसा ही सिस्टम या MKS सिस्टम में इसकी वैल्यू ये होती है। और यहाँ से हम इसकी यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये कूलाम और कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पर अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद रखने की जरूरत पड़ेगी। कैसे कि फॉर वैक्यूम जो के रहेगा उसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। जब हम इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ए पुट करेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9 और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें न्यूमेरिकल के लिए याद रखनी है। और ये किसके लिए है? ये वैक्यूम के लिए है। तो यहाँ तक अपना ये बता दिया कि इसको न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना पड़ेगा। अब सपोज करें कोई मीडियम, वैक्यूम के बजाय कोई मीडियम है, मीन्स दोनों चार्ज के बीच में कोई वाटर रख दिया, कोई प्लास्टिक का मटेरियल रख दिया, कोई और अदर मटेरियल रख दिया, तो फिर हम कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए बात कर रहे हैं कि फॉर मीडियम के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर मीडियम के लिए कि के इक्वल हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन और एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ए वैक्यूम के लिए बात कर रहे तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोल रहे थे, यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलेंगे। परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इधर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बाद हम फोर्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं कि Fm फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कोई मीडियम की प्रेजेंस में 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला है। और ये जो है यहाँ पर अपन ने देखा ये वैक्यूम के लिए है। ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, इसको अपन एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में कैसे क्या लिख सकते हैं ये भी देखेंगे हम लोग। एप्सिलॉन नॉट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या है? ये है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो अगर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की टर्म्स में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा Fm इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ए मीडियम में दो चार्ज के बीच का फोर्स का फॉर्मूला है। तो ये देखा हम लोगों ने, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ मेन जो पॉइंट्स हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड, कि ये जो लॉ है, जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं अभी, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जनरली तो अपन इसी को काम में लेंगे। के टर्म्स में जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए रहेगा, और जो डायरेक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी? दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग इसकी डायरेक्शन रहेगी। अब हम आगे देखें, नेक्स्ट आर्टिकल ले रहे हैं हम लोग, छोटा सा आर्टिकल है, बिल्कुल छोटा सा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नेक्स्ट आर्टिकल लेके हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। स्टूडेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक और नाम लिख लें हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी जिसको कि हम एप्सिलॉन
8 से डोनेट करते हैं। तो इसको कैसे क्या बता सकते हैं कि कोई जो दो चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस हम कांस्टेंट रखें तो ये हो जाएगा कि द रेशियो बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ, एक बार फिर से सुना हम किस किस का रेशियो है, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन सेम चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो ये जो रेशियो है इसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक और डेफिनेशन यहां से बना सकते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, इस रिजल्ट से भी लिख सकते हैं कि और एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एक रिजल्ट ये भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा लगेगा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एफ वी की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी कंपेयर टू एफ एम से। मतलब कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ वी बड़ा रहेगा किससे, एफ एम से। देयरफॉर जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू रहेगी 1 से बड़ी। अब 1 से बड़ी कितनी भी हो सकती है, तो ये बात अपने को पता रखनी है कि जितने भी मीडियम होते हैं, जिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, उनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी। 1 से बड़ी कितनी भी हो सकती है, ऑल्सो इनफाइनाइट भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें ये बात याद रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो ये अपन ने ओवरऑल कूलॉम्स लॉ के बारे में देखा। अब एक बार समरी के तौर पर सर हमें याद क्या रखना है वो मैं तुम्हारे को बता दे रहा हूँ। समरी के तौर पर बच्चों, हमें एक तो ये बात याद रखनी है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच के लिए जो फोर्स है उसके लिए एप्लीकेबल है, और जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी सही है बट ये टिपिकल रहते हैं याद रखने में, तो के टर्म्स में हम याद रखेंगे। और जो के की वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए वो होती है 9 × 10⁹ होती है। ये हमें याद रखना है। उसके बाद एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए भी याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो मोर देन या ग्रेटर देन 1 होती है। और देखें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं स्टूडेंट जिनके लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखेंगे। कौन कौन से वो मीडियम हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं एयर के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों, एयर के लिए, वायु के लिए। जो वायु है, एयर है, उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो ये होती है 1.0003 इस टाइप की होती है। तो इतना जब पॉइंट लग रहे हैं तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 1 ही मान सकते हैं। इसलिए अपने को बस ये बात याद होनी चाहिए कि जब भी एयर में या कोई भी मीडियम नहीं दे रखा है, सिंपली क्वेश्चन लिख रखा है, तो वहाँ पर हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सर मीडियम तो पता नहीं कौन सा है क्या है। हम एयर मानेंगे और एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। बिल्कुल स्लाइटली मोर देन भी होती है 1 से, पर अपन 1 ही लेंगे उसको। इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग वाटर के लिए भी देख सकते हैं। वाटर के लिए एप्सिलॉन आर ये होता है 80, कहीं कहीं किताबों में 81 भी लिखा मिल जाएगा। तो ये वाटर के लिए हमें देखना है, हालांकि इसको याद रखो तो ठीक है, ज़्यादा कोई काम नहीं आएगा। और एक है कंडक्टर के लिए, कंडक्टर मेटल, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको हमें याद रखना है कि एप्सिलॉन आर होता है इनफाइनाइट। कंडक्टर मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है बच्चों इनफाइनाइट, ये हम याद रखेंगे। अब इसके बाद इसकी यूनिट की बात करें कि सर आपने एप्सिलॉन आर की यूनिट तो लगाई नहीं, तो हम बच्चों देख लेते हैं कि एप्सिलॉन आर की यूनिट क्या होती है। तो इस फॉर्मूले से देखें तो एफ वी मीन्स फोर्स इन वैक्यूम की यूनिट रहेगी न्यूटन, नीचे भी मीडियम में फोर्स है उसकी यूनिट रहेगी न्यूटन। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि ये यूनिटलेस
डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए अपन ने डायरेक्ट इसको लिखा। तो हमें ये बात याद रखनी है कि सभी मटेरियल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है। अब हम इसके बाद कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कूलॉम्स लॉ से। ये हमने इसका स्केलर फॉर्म पढ़ा है, कूलॉम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है। इसमें हमने डायरेक्शन के बारे में कोई ज़्यादा नहीं बताया कि डायरेक्शन केवल इतना सा बताया कि दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग होती है, बट कैसे क्या लिखेंगे तो उसको वेक्टर फॉर्म जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिलहाल ये स्केलर फॉर्म है। तो हम बात कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ स्टूडेंट, कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे और फिर उस लेवल को बढ़ाते जाएंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं 2 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, जिनके बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो इनके बीच में हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा इनके बीच में। तो देखें हम लोग, एक बार तुम लोग ट्राई करो कि क्या अपना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं करेगा। एक बार सेल्फ करके देखें, पॉज करके वीडियो को। चलो देखते हैं हम लोग क्या आंसर आएगा इनके बीच का। हाँ, ये हमें मालूम है कि इस पर और इस पर जो फोर्स लगता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन लगेगा एक दूसरे पर। तो किसी पर एक पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी तो किसी एक पर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा फोर्स का फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम लोग कि एफ इक्वल्स टू ए के की वैल्यू हमने बोला था, हाईलाइट करके बताया था तुम्हारे होगी, इसको याद रखना है। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 कितना है बच्चों 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 माइनस 6। माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट किया हमने, क्योंकि हम क्या सिस्टम है ऐसा ही सिस्टम काम में लेते हैं। ऐसे ही हिस्से में यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 अपॉन आर स्क्वायर। अभी जो डिस्टेंस है ये भी किस में है बच्चों, सेंटीमीटर में है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे। 100 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर। अब आगे हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी अपना तरीका है उससे हम सॉल्व कर लेंगे। देख लें कितना क्या आंसर आएगा फाइनली। 9 हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 4। पावर देख लेते हैं, पावर को एक साथ कैलकुलेट करें। 10 टू दी पावर प्लस का 9 -6 -6 ये हो जाएगा 12। 9 5 12 और यहाँ से प्लस का 2। तो एफ इक्वल टू हो गया 1090 अपॉन 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 1। ये माइनस के माइनस से कैंसिल आउट हो गया। तो 9 अपॉन 4 2.25 न्यूटन, ये इसका आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ओनली कैलकुलेशन थी। थोड़ा सा इसको कराने का पर्पज ये ताकि हम कभी क्वेश्चन को जल्दबाजी में यूनिट जो सिस्टम है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए या इसको एज इट इज, उसका ध्यान रखेंगे हम। यूनिट सिस्टम का विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी प्रकार से। एक क्वेश्चन चेंजेस पर बेस्ड है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो चेंज पर बेस्ड है। कैसे है कि यदि टू चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हम किसी भी परसेंटेज से चेंज कर दें, उससे रिलेटेड ले रहे हैं। ये परसेंटेज चेंज कितना भी हो सकता है, परसेंटेज चेंज हम कितना भी ले सकते हैं। उससे रिलेटेड अपन कोई क्वेश्चन लेते हैं, बनाते हैं कि कितना लेते हैं हम लोग। सपोज करें 20%। दो चार्ज हैं, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हम 20% बढ़ा दे रहे हैं। जो भी है स्टार्टिंग में उसको कितना और इंक्रीज कर दे रहे हैं, 20% इंक्रीज कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो फाइंड दी
परसेंटेज चेंज इन इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इलेक्ट्रिक फोर्स, ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे कितने ही बना सकते हैं, 20% बढ़ा दे रहे हैं, 20% घटा दे रहे हैं, जो भी है 20 की बजाय और भी कोई परसेंटेज दे सकते हैं, बिना परसेंटेज की भी दे सकते हैं, डबल कर दें, आधा कर दें, इस टाइप से। तो इनका सबका कंसेप्ट एक जैसा ही है। तो यहाँ पर हम दो चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज, उनके बीच की डिस्टेंस को हम 20% बढ़ा दे रहे हैं। तो फोर्स में क्या चेंज आएगा वो हम देखना चाहेंगे। तो फोर्स में कितना चेंजेज आएगा, यहाँ पर स्टूडेंट दो मेथड हैं, इसको सॉल्व करने के दो या तीन भी मेथड बना सकते हैं, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक मेथड बहुत सही रहेगा, कारगर है। कैसा कि एफ इन्वर्समेंट केवल यहाँ पर डिस्टेंस ही तो चेंज की जा रही है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ही चेंज की जा रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/r² ऐसे डिपेंड करता है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ से कि फाइनल कंडीशन में जो फोर्स है अपॉन इनिशियल कंडीशन में जो फोर्स है उसका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा R1/r2 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमने देखा, एक कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली लिखा है हमने। अब देखो अपने को क्या चेंज किया जा रहा है, डिस्टेंस को चेंज कर दे रहे हैं, डिस्टेंस को चेंज कर दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने को एक बढ़िया सा तरीका बताया जा रहा है कि इसको कम टाइम में और एक्यूरेसी के साथ कैसे सॉल्व करें हम लोग। तो बच्चों अपने को केवल अगर आंसर पर ही टिक करना हो कि कितना परसेंटेज है, ऑप्शन भी दे रखे हैं अपने को, उनमें अभी ठीक ठाक चेंजेज डिफरेंस है। तो कैसे करेंगे हम लोग कि इसमें जो स्टार्टिंग का फोर्स और डिस्टेंस है उसको 100 मान लेंगे, क्योंकि परसेंटेज चेंज 100 पर ही पॉइंट किया जाता है। तो अपन स्टार्टिंग में 100 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि लेट कंसीडर R1 = 100, F1 = 100 न्यूटन, जो भी यूनिट लेंगे हम लोग, ये 100 ले लिए। स्टार्टिंग की कंडीशंस को हमने R1 R2 को क्या ले लिया 100। अब देखें क्वेश्चन पर आए कि डिस्टेंस को 20% बढ़ा दे रहे हैं। 20% का मतलब 100 पर 20 बढ़ा दिया, तो अभी कितना हो जाएगा R2, ये R2 हो जाएगा 100 में 20 और ऐड कर देंगे तो 120, इस टाइप से। और फोर्स हमें फाइंड करना है, फोर्स हमें फाइंड करना है। तो इस रिलेशन में ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, इस रिलेशन में ये वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F2/100 = 100/120 का स्क्वायर। इस प्रकार से देखा हम लोगों ने, और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, तो ये F2 = आ रहा है, F2 = हो जाएगा बच्चों यहाँ से 22/36 इंटू 100 इंटू 100, ये 100 उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए इंटू 100। और आगे देखें, इसको और सोल्व करें, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। F2 = तो ए आ जाएगा 4 से, इसको कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ मैं, तो 9 टाइम्स कट गया, ये 25 टाइम्स कट गया, तो ये हो जाएगा 6/5/9। हाँ तो स्टूडेंट इसको आप डिवाइड करें हम लोग, तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करके देखना आप लोग कितना आ रहा है, 69.4 अप्रोक्सीमेट इतना आ रहा है। तो ए F2 की वैल्यू आ गई है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज चेंज, फोर्स में परसेंटेज चेंज कितना हुआ। ये चेंज नहीं आया, ये एक्चुअल में F2 की वैल्यू आ गई। पहले 100 लग रहा था और अब इतना हो गया, कम हो गया, मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो गया। हमें अब परसेंटेज चेंज निकालना, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डेल्टा F निकाल लेंगे। डेल्टा F कितना होगा, ये डेल्टा F निकालने का है कि F2 माइनस F1, और F2 माइनस F1 करें तो ये हो जाएगा 69.4 माइनस का 100, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको हम कैलकुलेट करें तो इसको 70 ले लेते हैं तो 30 आ जाएगा, 30.6 माइनस का 30.6 परसेंटेज, 30.6 आ गया। अब देखो
परसेंटेज चेंज नहीं करना, तो परसेंटेज क्या होता है कि 100 पर कितना चेंज आया। अब हमने क्या है कि इनिशियली जो फोर्स है वो भी 100 ले रखा है, तो जो चेंज आया है वही क्या है, परसेंटेज चेंज है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एफ अपॉन F1 इंटू 100 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30.6% और माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो एक क्वेश्चन और देखा हम लोगों ने, ये ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, केवल कंसेप्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार और देख रहे हैं हम लोग, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब कितना भी परसेंटेज ले लें हम इस मेथड को करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा कि जो F2 आ रहा है डेल्टा F आएगा वही परसेंटेज चेंज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि ये जो चेंज है, ये जो क्वेश्चन था उसमें जो चेंज है उसको अपन बिल्कुल थोड़ा छोटा ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी में ही हम बात कर रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस डिक्रीज बाई और इंक्रीज बाई 0.2%, मतलब परसेंटेज चेंज कैसे ले लिया हमने, छोटा ले लिया है। तो परसेंटेज चेंज छोटा है, पॉइंटों में 0.2%, 0.3% ऐसे पॉइंटों में है। इन दैट कंडीशन हम कैसे क्या इसको फाइंड करेंगे, फाइंड दी परसेंटेज चेंज इन फोर्स। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हमें ध्यान रखना है, एक तो तरीका है कि परसेंटेज चेंज बड़ा दे रखा हो और एक पॉइंटों में दे रखा हो, छोटा दे रखा हो। तो छोटे परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में जो एप है वो क्या है, डायरेक्टली इक्वल टू 1/r², डायरेक्टली इक्वल टू r की पावर -2। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, या फिर बात करें हम लोग चेंजेस का रेशियो लेकर, तो ये हो जाएगा डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 डेल्टा r -2 डेल्टा r अपॉन r। अगर मैं इसको परसेंटेज में ले रहा हूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि परसेंटेज चेंज इन फोर्स, परसेंटेज चेंज इन फोर्स इक्वल्स टू -2 परसेंटेज चेंज इन डिस्टेंस। इस प्रकार का ये हमें याद रखना है। इसको किसके लिए कब काम में लेंगे इसको हम, जब परसेंटेज चेंज कम दे रखा होगा, 0.2%, 0.3%, और अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो इसको हम लंबे, मतलब परसेंटेज चेंज मान लो सपोज करें 0.8% है या 1.5% है, ऑप्शन दूर दूर दे रखे तो हम उसको काम में ले सकते हैं। देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है उसमें क्या कर दे रहे हैं हम लोग, 0.2% डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, 0.2% डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.2% प्लस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 है, और यहाँ पर लिख देंगे 0.2%, तो ये हो जाएगा -0.4%। मतलब कि माइनस का साइन शो कर रहा है कि ये फोर्स की वैल्यू घट जाएगी, और परसेंटेज में हमने देखा कि ये 0.4 आ गया। अगर यहाँ पर मैं बोलता कि दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है 0.2% से घटा दे रहे हैं, तो घटाते तो माइनस लगाते, यहाँ पर माइनस आता है। इन दैट कंडीशन ये प्लस का हो जाता, और उस कहते कि चेंजेज तो उतना ही आया बट वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमने एक क्वेश्चन और देखा इस पर, कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। समझेंगे हम उस क्वेश्चन को पहले तो, कि दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं, दो बॉडी कह सकते हैं हम लोग कि टू बॉडी है विच आर चार्ज बाई सेम चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, एंड रिपेल टू ईच अदर बाई फोर्स F, रिपेल टू ईच अदर बाई फोर्स F, कि दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। इफ दी 20% चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कि दो बॉडी है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है उस पर, रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को, और 20% चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर दें, देन फाइंड दी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन सेम बॉडीज। उन्हीं बॉडीज के बीच में ट्रांसफर करने के बाद का फोर्स हमें फाइंड करना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुने हम लोग, कि टू बॉडी ऑफ सेम चार्ज आर रिपेल्ड टू ईच अदर विद फोर्स कैपिटल F, विद फोर्स कैपिटल F।
इफ द 20% चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज बॉडी। देखें हम लोग एक बार डायग्राम बनाकर समझें हम लोग कि कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग। कि स्टार्टिंग में सपोज करें बच्चों, दोनों बॉडी जो है उनके बीच की डिस्टेंस जो भी है r ले लो, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो ये हमने q और q ले लिया है, मैग्नीट्यूड सेम बता रखा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को, क्या कर रही है बॉडी, रिपेल कर रही हैं, तो हम इनको दोनों को पॉजिटिव चार्ज मान ले रहे हैं, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज होगा तभी वो रिपेल कर पाएंगी। तो स्टार्टिंग की कंडीशन ए है, तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, जो एफ दे रखा है वो एफ हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ए इनिशियली स्टार्टिंग का फोर्स है। अब बोला जा रहा है 20% चार्ज एक बॉडी से ट्रांसफर करके दूसरी बॉडी पर रख दिया जाए तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो ट्रांसफर करने की बात करें हम लोग 20% की बात करें हम लोग, Q का 20%, तो ये हो जाएगा Q/5। सपोज करें यहाँ से उठाकर ये चार्ज मैंने यहाँ रख दिया है, तो यहाँ पर बच्चों अब चार्ज कितना हो जाएगा, पहले Q था, इतना चार्ज हमने दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर दिया है, तो अब ये हो जाएगा Q माइनस Q/5 इक्वल टू 4Q/5। इतना चार्ज यहाँ पर रह गया, और यहाँ पर चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज था ऑलरेडी, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर किया, तो ये कितना हो जाएगा Q/5। इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा 6Q/5। तो ये हमने देखा एफ डैश, मतलब ट्रांसफर करने के बाद का जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर करें हम लोग, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/25 KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम देखें तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, तो एफ डैश निकल कर आ जाएगा 24/25 F। ट्रांसफर करने के बाद की एक कंडीशन है, इतना फोर्स आएगा। एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसमें सब कुछ सेम है कि टू चार्ज बॉडी विच आर चार्ज बाई सेम चार्ज एंड अट्रैक्ट, रिपल्सन की बजाय मैंने क्या लिख दिया है, क्या बता दिया इस बार, अट्रैक्ट टू ईच अदर विद फोर्स कैपिटल F, अट्रैक्ट टू ईच अदर विद फोर्स कैपिटल F। देन इफ द 20% चार्ज, सेम परसेंटेज का जो चार्ज है पहले की बराबरी ले रहे हैं हम लोग, 20% चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज बॉडी। ये हमें कैलकुलेट करना है कि पहले जो अपन ने अभी क्वेश्चन किया है, इसका जो आंसर आया है उसमें दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया कि दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं एफ फोर्स से। अगर 20% फोर्स को हम 20% चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर दें तो न्यू फोर्स कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। एक बार कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, फिर अपन चेक करते हैं कि कितना मैच किया तुम्हारा आंसर की नहीं किया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस कंडीशन में दोनों की दोनों बॉडी सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज से चार्जड हैं। इसका क्यू माना हमने मैग्नीट्यूड, तो इसको भी क्यू माना। बट यहाँ पर क्या है कि दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब हो गया कि एक बॉडी पर प्लस का चार्ज है तो दूसरी बॉडी पर कौन सा मानना पड़ेगा, हमें माइनस का चार्ज मानना पड़ेगा। अब 20% चार्ज 20/100 इंटू Q/5 चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो जितना चार्ज यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो कम हो जाएगा। कम होने का मतलब पहले Q था तो ये लेस हो जाएगा Q/5, ऐसे करते हुए पहले की जैसा ही ऐसे, और इसको सॉल्व किया तो 4Q/5 चार्ज रह गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज Q/5 को ट्रांसफर करके यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो देख लें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अपोजिट नेचर का चार्ज ऑलरेडी था, माइनस का चार्ज था और प्लस का चार्ज और जा रहा है, तो ए भी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर ये हो जाएगा माइनस का 4Q/5। तो इनिशियली फोर्स कितना था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नाउ ट्रांसफर करने के बाद का फोर्स कितना हो जाएगा कि K
के Q1 कितना हो गया 4Q/5, Q2 भी कितना हो गया 4Q/5, और डिस्टेंस को चेंज कर नहीं रहे हम लोग, तो ये हो जाएगा 16/25 KQ/R², और KQ/R² को हम F लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 16/25F। तो मात्र एक शब्द की वजह से अपना आंसर चेंज हो गया, कि रिपल्सन था तब आंसर अलग आ रहा था, और अट्रैक्शन है तो आंसर अलग आ रहा है। ये हम देख लेंगे। अब हम कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखेंगे। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे या जो भी पढ़ा है हमने कूलॉम्स लॉ स्केलर फॉर्म में देखा था, कि इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह फाइंड नहीं कर रहे थे। अब हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ का जो स्केलर फॉर्म में हमने देखा था रिजल्ट, उसको ही काम में लेंगे, अलग से नहीं बताएंगे। बट इसमें हम डायरेक्शन को लेकर चलेंगे कि डायरेक्शन किधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको समझने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। ए एक्स एक्सिस हो गया, ए वाई एक्सिस हो गया, और दो जो चार्ज पॉइंट चार्ज, एक तो ले लेते हैं यहाँ पर है, एक पॉइंट तो यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पर। यहाँ पर जो चार्ज है वो Q1 है, यहाँ पर चार्ज है वो Q2 है। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन को बताने के लिए हम एक पोजीशन वेक्टर की हेल्प लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों, कि कोई भी पॉइंट है उसको ओरिजिन से मिला दें हम लोग, मूल बिंदु से मिला दें। तो जो मूल बिंदु से मिलाने वाला जो वेक्टर होता है उसी को उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और इसको हम R से डिनोट करते हैं। अब चूँकि हमने दो पॉइंट ले रखे हैं, तो एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को R1 से शो कर रहे हैं, और दूसरे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम R2 से शो कर दे रहे हैं। तो ये दो पॉइंट हैं, पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थिति सदिश हैं R1 एंड R2 वेक्टर। और ये जो फोर्स लगेगा हमेशा इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही रहेगा। इस प्रकार से इस पर जो फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, दोनों को पॉजिटिव ले रखा है, तो ए लाइन के अलोंग बाहर की तरफ लगेगा। इसको हम 2 पर लग रहा है तो F21 से डिनोट कर रहे हैं, और इधर हो जाएगा F12 वेक्टर। F21 की डायरेक्शन को हम बताना चाहें तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगी। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ए डायरेक्शन है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो हो जाएगा R21 वेक्टर, इधर की तरफ की डायरेक्शन को शो करने के लिए। और अगर इस फोर्स की डायरेक्शन को शो करें तो हम इसको एक डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम बना लें, उसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। बच्चों ये नोट कर लिया हो तो देखें हम लोग, सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1, ये जो जिसको कि हमने डिनोट कर रखा है F21 से। तो कितना हो जाएगा ये KQ1 Q2/R², ये हम स्केलर फॉर्म में पढ़ चुके हैं। तो KQ1 Q2/R² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट तो है R21 वेक्टर, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो ये डिस्टेंस बन जाएगा, और स्क्वायर कर दे रहे हैं हम, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो ये अभी तक हमने स्केलर फॉर्म में ही लिखा है KQ1 Q2/R², ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। बट हम वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो इसका डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इस फोर्स को। तो हमें वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए हमें यूनिट वेक्टर काम में लेना पड़ेगा, कि डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर काम में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो डायरेक्शन हमने इसमें ऐड कर दी इस फोर्स में। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इस फोर्स का, और ये इसकी डायरेक्शन हो गई है, जो कि हमने यूनिट वेक्टर से बताई है। यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप लगाकर बताते हैं, यहाँ पर एरो नहीं लगा रखा है, कैप लगाया है, जिससे कि हमें मालूम रहेगी ये यूनिट वेक्टर है। अब बच्चों यूनिट वेक्टर को हमें 11th क्लास में पढ़ते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जाता है, कि उसी डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है R21 वेक्टर, उसमें उसी के मैग्नीट्यूड का हम डिवाइड कर देते हैं।
तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर, उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ए वैल्यू को, और ए R21 है, R21 है, इसको हम इसकी टर्म्स में लिखना चाहेंगे, इस डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। R21 वेक्टर किधर है, इधर की तरफ है, तो जो आगे का पॉइंट होता है उसकी पोजीशन वेक्टर में से हम पीछे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये अपने पास इस डायरेक्शन में वेक्टर निकल कर आ जाता है। ये सदिश का ये तरीका होता है कि जिस डायरेक्शन में अपन ऐसे निकाल रहे हैं, तो आगे वाला जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, उसमें से पीछे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये R21 क्या हो जाएगा बच्चों, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आ जाएगा फाइनली फॉर्मूला निकल कर कि F21 वेक्टर की फोर्स ऑन चार्ज Q2 वाई चार्ज Q1 के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का Q इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये फाइनली फोर्स का वैल्यू आ चुकी है किस पर, Q2 पर, Q1 की वजह से। सिमिलरली हम फोर्स की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे किस पर, Q1 पर, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो देख रहे हैं हम लोग सिमिलरली, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला कि इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर हम काम में लेंगे वो इस डायरेक्शन वाला लेंगे। इस डायरेक्शन का बताने के लिए जो सिमिलरली हम ऐसा कह सकते हैं डायरेक्शन चेंज होगी। तो अब R1 में से, क्योंकि अब इस डायरेक्शन को बताएं हम लोग, इधर वाली डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को, तो आगे वाला पॉइंट कौन सा हुआ, R1 वाला। तो R1 में से हम R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखे हैं कि अब जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, बना रखा है हम लोगों ने। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो ये हो जाएगा बच्चों सेम F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन, अब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अब हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, हम लिख दे रहे हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इस प्रकार से। ये देख रहे हैं हम लोग, इसको दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम अगर बात करें मैग्नीट्यूड की, तो हमें मालूम है वेक्टर की प्रॉपर्टी से हमें पता रहता है कि कोई वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का इधर है और सेम मैग्नीट्यूड का इधर है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जब इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, इधर भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, तो इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिख सकता हूँ कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर होता है। मतलब डायरेक्शन अपोजिट है बट इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो हम इसको ऐसे ये दोनों बराबर रहेंगे। बट यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हम नहीं लिख सकते हैं। रीजन क्या है कि ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, अगर लिखना चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम लोग। क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस। तो इधर से माइनस कॉमन ले लूँ मैं और यहाँ पर R2 माइनस R1 लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू, अब मैं माइनस कॉमन लेकर यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस कॉमन लेकर हमने यहाँ लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें हम लोग इक्वेशन नंबर 2, मतलब इसको और इसको, तो इसमें एवरीथिंग सब कुछ सेम नज़र आ रहा है सिवाय इस माइनस के। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लिख सकते हैं। कौन सा है वो रिजल्ट, उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं कि वो रिजल्ट है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये हो जाएगा F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F12 वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो वेक्टर फॉर्म में तो ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला, बट इन दोनों पर जो फोर्स निकाला उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया कि F21 वेक्टर जो है वो माइनस
F21 ये शो कर रहा है कि दोनों जो फोर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, बट डायरेक्शन इनकी कैसी है, अपोजिट। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन, दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, अपोजिट है। तो ए इससे हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 से ये रिजल्ट आया कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखो अपन ने 11th क्लास में ऐसा कहीं ना कहीं देखा है कि दो फोर्स का पेयर हो जो मैग्नीट्यूड में सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको बोलते थे एक्शन और रिएक्शन पेयर। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस फोर्स ने, ये जो दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, जितना फोर्स इसने इस पर लगाया उतना ही फोर्स इसने इस पर लगाया, तो ये एक्शन रिएक्शन वाले फोर्स हैं, बट किसके अलोंग, उस डायरेक्शन के अलोंग। दोनों चार्ज को मिलाने वाली डायरेक्शन के अलोंग ये जो फोर्स हैं वो कौन से फोर्स हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो कूलॉम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम था मोशन का कि देयर आर रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, तो यहाँ पर ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कूलॉम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। बाकी ज़्यादा कुछ स्टूडेंट को देखना नहीं है इसमें। वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट को जनरली टिपिकल सा लगता है, तो अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा हो कि सर ने यार पता नहीं क्या क्या लिख रखा है इसमें, तो ये नेचुरल, ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट को टिपिकल लगता है। बट ये केवल एक ही काम आएगा कि जब अपने को ये प्रूव करना हो कि प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये प्रूव करना हो तो फिर हमें ये डेरिवेशन करना पड़ेगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन आए कि सो दैट या रिप्रेजेंट दी कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो हमने एक को ये ड्राइव करके आना पड़ेगा। चलो अब हम एक थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं कि 11th क्लास में हमने ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की खूब सारे न्यूमेरिकल किए हैं और वहाँ पर भी कुछ समथिंग ऐसे टॉपिक वहाँ पर भी हमने डिस्कस किए हैं, वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ सिमिलरिटी है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। जो आज हमने पढ़ा है ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, 11th क्लास का था वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो इनमें कुछ सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या क्या है स्टूडेंट, तो ये अपन एक बार देख लेते हैं। सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या सिमिलरिटी है एक बार रफली हम देख लेते हैं। सबसे पहला कि जो दोनों फोर्स हैं वो लाइन को मिलाने वाली, दोनों मासेज या दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं। तो ये तो एक सिमिलरिटी हो जाएगी, नोट कर सकते हो, मैं समझा दे रहा हूँ कि बोथ फोर्स आर एक्टिंग अलोंग दी लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेज और बोथ मास। दोनों मास या चार्ज जो है उनके अलोंग ही लगते हैं फोर्स। जैसे कि ये फोर्स इधर की तरफ हो जाएगा, ये फोर्स इधर की तरफ हो जाएगा, और ग्रेविटेशन की कंडीशन में दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो एक सिमिलरिटी हो गई कि दोनों की डायरेक्शन कैसे होती है बच्चों, दोनों की डायरेक्शन, दोनों मास, ग्रेविटेशन की बात करें तो दोनों मासेज के को मिलाने वाली लाइन या दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होती है। एक तो ये हो जाएगा। अब दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होती है, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्स। ऐसे फोर्स को बोलते हैं केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट सिमिलरिटी क्या हो जाएगी कि बोथ आर सेंट्रल फोर्स, बोथ आर सेंट्रल फोर्स, बोथ आर सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स है तो ये कंजर्वेटिव भी है, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कि संरक्षी बल है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स मींस दोनों की प्रेजेंस में जो वर्क डन होगा वो पथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि मान लो एक चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर जाऊँ या ऐसे डायरेक्ट लेकर जाए, पथ पर डिपेंड नहीं करेगा। कंजर्वेटिव फोर्स की ये
प्रॉपर्टी होती है कि उसकी प्रेजेंस में जो काम होता है, वर्क होता है, वो पथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट हो जाएगा जो अभी अभी हमने देखा, बोथ आर फॉलोज दी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किसको फॉलो करते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने जो दिए थे 3 लॉ, उनमें से दोनों के दोनों जो फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी सिमिलरिटी, कि दोनों की जो रेंज होती है वो होती है 10 की पावर -15 से लेकर इनफाइनाइट तक। मतलब जो हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो R की कहाँ तक, कौन सी वैल्यू के लिए वैलिड है? 10 की पावर -15 से लेकर कितनी भी हो, उसके बाद उतने के बाद ये रेंज है इसकी। क्योंकि इससे कम डिस्टेंस पर क्या होते हैं, फिर न्यूक्लियर फोर्स आ जाते हैं, जो कि फिर वो इफेक्टिव हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो हम ये देख लें कि 5 तो इनमें हो गई सिमिलरिटी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों मास या चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग होती है। दोनों के दोनों फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स हैं, और सेंट्रल फोर्स है तो दोनों की दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं, इसलिए उनकी प्रेजेंस में किया गया वर्क डन पथ पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। दोनों फोर्स जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, और जो दोनों फोर्स की जो रेंज है कि कहाँ से कहाँ तक ये वैलिड हैं, कहाँ से कहाँ तक वो लगते हैं, तो इनकी रेंज भी दोनों की सेम है, 10 की पावर -15 मीटर से लेकर इनफाइनाइट तक, कितना भी डिस्टेंस हो। तो ये इनमें सिमिलरिटी देखी हमने। अब इनमें कुछ डिसिमिलरिटी या कुछ डिफरेंस भी देख लेते हैं हम लोग। 2-3 डिफरेंस भी हैं, तो एक बार हम देख लेंगे। ये तो सिमिलरिटी है। नेक्स्ट है, लास्ट आर्टिकल है, अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट एक जो डिफरेंस है बिल्कुल अंडरस्टूड है, कि जो पहला है यहाँ पर सपोज करें हम लोग लिख लेते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसमें ये तो किसके बीच में लगता है? मासेस के, 2 मासेस के बीच में लगता है। और सेम तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 चार्ज के बीच में लगेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो 2 मास के बीच में लगता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो ये 2 चार्ज के बीच में लगता है। नेक्स्ट बात करें कि ये ऑलवेज अट्रैक्शन की नेचर का होता है। ये 2 मास हैं, इनमें हम बात करें तो ये हमेशा अट्रैक्शन की नेचर का होगा, जबकि ये जो फोर्स है बोथ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है। अट्रैक्शन का भी हो सकता है अगर अपोजिट नेचर के हैं, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो ये अट्रैक्शन के हो सकते हैं, और सेम है तो ये रिपल्सन के भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्शन की नेचर का रहेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों नेचर का हो सकता है। एक और डिफरेंस देखें हम लोग कि इसकी जो वैल्यू है ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ये 2 मासेस के बीच में कौन सा मीडियम है, इस बात से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब मीडियम से अफेक्टेड नहीं होगा। कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू दोनों मासेस के बीच में कौन सा मीडियम है, इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब उस बात से कि चाहे वो वैक्यूम में रखे हों, चाहे वो वाटर के अंदर रखे हों, किसी भी मीडियम में हों, उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज नहीं होता है। जबकि हम यहाँ पर बात करें इसके करस्पॉन्डिंग हम देखें तो इसकी वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है, मतलब अलग अलग मीडियम के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग रहेगी। एक लास्ट डिफरेंस क्या है कि जैसे कि अपन 11th क्लास में पढ़े थे, जो फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर हैं उसमें हम देखते हैं कि ये वीक फोर्स है। ये कैसा है? वीक फोर्स है, वीक फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को वीक फोर्स है, दुर्बलतम है, दुर्बल बल है। जबकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है, सबसे ज़्यादा तो नहीं है, पर प्रबल है, प्रबलतम नहीं है, ये प्रबल है और ये दुर्बल है। तो ये अपन ने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में ये 4 डिफरेंस हमने देखे थे। और कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह बनता है या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है अपने को, उसके लिए मैंने तुम्हारे को डिफरेंस और सिमिलरिटी बताई हैं। बाकी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।